वेलकम आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मैं राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस क्विज में हो चुके हैं उनका एक्सप्लेनेशन लेकर के मैं आया हूं। तो आइए देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हुए हैं उन पर क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था और क्या क्या मतलब जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी देखेंगे हम लोग। देखिए 3 कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व थे बेसिकली। एक था आपका मुद्रा स्फीति, मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा संस्फीति और मुद्रा अपस्फीति, यानी कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से संबंधित है। ध्यान देंगे मेरी बात। मुद्रा है, मुद्रा के मूल्य में जब परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है। ध्यान दें, परिवर्तन किस तरह का हो सकता है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन की जब बात आएगी तो बोलता है कि परिवर्तन जो है यहां पर 2 तरह का होगा। या तो परिवर्तन पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। यानी या तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा या मुद्रा का मूल्य घटेगा। ठीक, ध्यान देंगे, मुद्रा का मूल्य बाजार के आधार पर बढ़ सकता है या मुद्रा के मूल्य को जानबूझ करके बढ़ाया जाए। क्लियर है। आगे देखिए, मुद्रा का मूल्य बाजार के आधार पर घट सकता है और दूसरा, मुद्रा का मूल्य जानबूझ करके उसका मूल्य कम किया जाए। ये 4 आधार होते हैं। ठीक, तो बोलता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, कि जब मुद्रा के मूल्य में कमी आए, ये देखिए, मुद्रा के मूल्य में कमी आए और बाजार के आधार पर कमी आए, मुद्रा के मूल्य में कमी हो, साथ में वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी हो, अगर ऐसा हो तो इस स्थिति को मुद्रा स्फीति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। बाजार में वस्तु का मूल्य बढ़ रहा हो और मुद्रा का मूल्य घट रहा हो तो उसे हम मुद्रा स्फीति कहते हैं। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी का उल्टा हो बाजार में, यानी कि मुद्रा का मूल्य बढ़े और वस्तु का मूल्य गिरे, तो ये जो स्थिति होगी ये वाली स्थिति होगी। ठीक, तो इसे मुद्रा स्फीति कहे, इसे मुद्रा अवस्फीति कहेंगे, इसे मुद्रा अवस्फीति कहेंगे। यानी बाजार में मुद्रा की कीमत बढ़े, वस्तु की कीमत घटे तो वो डिफ्लेशन हो गया। समझ में आ रही बात। चले आगे, ध्यान देंगे, यहां पर आगे बात करता है कि अगर मुद्रा की कीमत को सरकार जानबूझ करके गिराए, ध्यान दीजिएगा, मुद्रा की कीमत को सरकार जानबूझ करके गिराए किसी कारण से, किसी तरीके से, तो उसे मुद्रा संस्फीति कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में रीफ्लेशन कहा जाता है। ठीक, समझ में आ रही है बात। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगर आप ध्यान दें यहां पर, तो क्या होगा कि जब सरकार जानबूझ करके मुद्रा की कीमत, यहां देखिए, सरकार ने जानबूझ करके मुद्रा की कीमत घटाई तो मुद्रा संस्फीति कहलाया। लेकिन अगर सरकार जानबूझ करके मुद्रा की स्फीति मतलब मुद्रा का मूल्य बढ़ाती है तो ऐसे को हम लोग मुद्रा
अपस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति कहेंगे। क्लियर है? और इसे हम लोग डिसइंफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो 4 नाम है। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति में बाजार के अंतर्गत मुद्रा की कीमत गिरेगी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात यहां पर। अब एक और कॉन्सेप्ट यहां पर है, स्टैगफ्लेशन। देखिए, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्लियर नहीं होने वाला है। ध्यान दें, एक होता है स्टैगफ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन जो है, जिसे आपने नाम दिया गया है मुद्रास्फीति, बोला गया कि ये 2 चीजों का मिश्रण है। किसका किसका? बोला इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो मुद्रा है उसकी वैल्यू गिर जाए और साथ में बाजार में जो वस्तु है, इन वस्तुओं का कीमत बढ़ जाए। ठीक है, मुद्रा का मूल्य गिर जाए और वस्तु का मूल्य बढ़ जाए। और बोलता है कि यह प्रक्रिया कंटिन्यूड हो, यानी मुद्रा का वैल्यू गिरता रहे और वस्तु का मूल्य बढ़ता रहे। ये प्रक्रिया अगर कंटिन्यूड है तो इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक, अब एक बात समझिएगा हमारी यहां पर कि मुद्रास्फीति का प्रभाव यह होता है कि एक प्रभाव मैं बता रहा हूं यहां पर जो आपके क्विज से रिलेटेड है। एक प्रभाव यह होता है मुद्रास्फीति का कि रोजगार में वृद्धि होती है। रोजगार में वृद्धि होती है। कैसे रोजगार में वृद्धि होती है? ध्यान दीजिएगा। मुद्रा का मूल्य कब गिरता है? किसी भी वस्तु का मूल्य तब गिरता है जब उसकी मात्रा काफी ज्यादा हो जाए। समझ रहे हैं बात? किसी भी वस्तु का मूल्य तभी गिरता है जब उसकी मात्रा बेहद ज्यादा हो जाए। समझ पा रहे हैं बात आप? ध्यान दीजिएगा, अगर मुद्रा का मूल्य गिर रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी मात्रा बढ़ गई होगी। किसकी मात्रा? मुद्रा की मात्रा बढ़ गई होगी। भाई देखिए ना, सीधी सी बात आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी चीज की कीमत गिरने में पीछे उसके मात्रा के पीछे मात्रा बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई चीज उत्पादन कम हो तो आप देखेंगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ढेर सारा उत्पादन हो गया हो तो उसकी कीमत गिर जाती है। तो अगर कीमत गिर रही है तो यानी उसकी मात्रा ज्यादा हो गई है। ठीक, मात्रा ज्यादा किसकी हो गई? मुद्रा की। ठीक है, मात्रा और मूल्य में दोनों में उल्टा कॉन्सेप्ट है। मात्रा ज्यादा तो वैल्यू कम, मात्रा कम तो वैल्यू ज्यादा। ठीक, मात्रा ज्यादा कब होगा बाजार में? भाई देखिए, बात समझिए हमारी। अगर आरबीआई ने या सरकार ने बाजार में रुपया डाल दिया ढेर सारा, अब ढेर सारा रुपया डाल दिया तो उसकी कीमत गिर गई, लेकिन ढेर सारा रुपया डालने के कारण क्या हुआ? रोजगार में बढ़ोतरी हो गई। समझ पा रहे बात आप? रोजगार में बढ़ोतरी हो गई। ये मुद्रास्फीति का एक, समझिए आप, लक्षण है, एक प्रभाव है कि रोजगार में वृद्धि होती है। लेकिन ध्यान देंगे, कभी कभी ये जो इन्फ्लेशन होता है, बेसिकली एक होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश। ठीक, ध्यान समझिएगा, डिमांड पुल और दूसरा होता है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल मतलब आपके पास पैसा ज्यादा हो गया तो आप चीजों को महंगा खरीद रहे हो, ये डिमांड पुल है।
ठीक, आपके पास पॉकेट में 10 रुपए था तो आप 5 रुपए का चाय पीते थे। अब आपके पास पॉकेट में 1,00,000 रुपए है तो आप 500 रुपए का चाय पीते हो। समझ में आ रही बात? ये तो डिमांड पुल हो गया, लेकिन एक कॉस्ट पुश होता है, यानी कि जो वस्तु है उस वस्तु का लागत मूल्य बढ़ जाए जिसके कारण मजबूरी में उसकी कीमत बढ़ानी पड़े। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, ध्यान देंगे मेरी बात, कि जो रोजगार है इसमें किसी तरीके की कोई वृद्धि न होती हो, यूं कहें कि रोजगार में स्थिरता आ जाए, रोजगार में बढ़ोतरी ना हो और साथ में मुद्रास्फीति की स्थिति हो। ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति में रोजगार बढ़ता है, लेकिन जब विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो कि मुद्रास्फीति भी हो और रोजगार में बढ़ोतरी न हो रही हो, तो उस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्टैगफ्लेशन कोई वर्ड नहीं है, लोगों ने अखबार से उठा करके एग्जाम में डाल दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो स्टैगफ्लेशन है वो कहां से कैसे कैसे जो है कौन कौन से वर्ड से मिलकर के जो बना हुआ है, तो देखेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर ये देखिए, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। ठीक, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मतलब बोलते हैं स्टैग्नेंट हो गया है। स्टैग्नेंट मतलब ध्यान दीजिएगा, स्टैग्नेंट यहां पर स्थिरता से मतलब होता है। स्टैग्नेंट मतलब होता है स्थिरता, और इन्फ्लेशन मतलब आप समझ रहे हैं मुद्रास्फीति, स्फीति। ठीक, स्फीति मतलब यहां पर महंगाई या मतलब मुद्रा के मूल्य में कमी और वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जब स्टैग्नेशन के साथ इन्फ्लेशन हो, मतलब इन्फ्लेशन के दौरान स्टैग्नेशन आ जाए, तो ऐसी स्थिति को हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यहां का स्टैग और यहां का फ्लेशन दोनों मिला लेते हैं तो बन जाता है स्टैग फ्लेशन बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? बोलिए। तो अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर कि ये जो स्टैगफ्लेशन है उस दौरान क्या होगा, मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही होगी, वस्तु का मूल्य बढ़ रहा होगा, लेकिन रोजगार में भी लगातार कमी आ रही होगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपके क्विज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं, 2 कॉन्सेप्ट बेसिकली और हैं, उन दोनों कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर डायरेक्ट आएंगे। ठीक, तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, अब और कौन से कॉन्सेप्ट इस पर है आपके क्विज वाले में। देखिए, एक कॉन्सेप्ट व्यापार चक्र से दिया हुआ है। क्वेश्चन है व्यापार चक्र। ध्यान दीजिएगा, जिसे अंग्रेजी में बिजनेस साइकिल कहते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस का जो साइकिल होता है वो कैसे चलता है। देखिए, बिजनेस में या तो उछाल होता है, ठीक, या तो उछाल होता है, नहीं तो प्रतिसार होता है, नहीं तो मंदी होती है, और नहीं तो
प्रतिलाभ होता है। ठीक, ये 4 परिस्थितियां होती हैं। ठीक, आप इसको जो है अगर क्रम से लिखेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, क्रमानुसार जब आप बात करेंगे तो ये ऐसे कुछ आएगा। देखिए, मंदी होगी तो फिर प्रतिलाभ रिकवरी होगी, फिर उसके बाद ये उछाल आएगा, फिर उसके बाद प्रतिसार आएगा और प्रतिसार फिर जो है लेके आएगा मंदी की तरफ। समझते हैं क्या है ये चीजें। ठीक है, ध्यान देंगे इसको कि क्या है ये चीजें। इस पर फोकस करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले मंदी को अंग्रेजी में जो है आप ध्यान दीजिएगा डिप्रेशन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर उछाल को बूम कहा जाता है, बूम। ठीक, और प्रतिलाभ को रिकवरी कहा जाता है, प्रतिसार को रिसेशन कहा जाता है। ठीक है, और इसे जो है डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक, ध्यान देंगे मेरी बात कि बाजार में मंदी कब होती है। ठीक, बाजार में मंदी कब होती है, सबसे पहले इस पर मतलब देखते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात कि मंदी बाजार में तब आती है जब मांग किसी वस्तु का बेहद निचले स्तर पर चला जाए। किसी वस्तु का मांग जब अपने निचले स्तर पर चला जाता है तो ऐसी स्थिति को मंदी कहते हैं। ध्यान देंगे, मांग निचले स्तर पर कब जाएगा, मांग निचले स्तर पर कब जाता है। ध्यान दीजिए, मांग निचले स्तर पर तब जाता है जब लोगों का परचेजिंग पावर कम हो जाए, यानी लोगों के पास पैसा कम हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग जो होती है वो गिर जाती है। ठीक, अब आप बताइए, जब मांग नहीं है तो क्या उत्पादन होगा? भाई, जब मांग ही नहीं है, जैसे अभी ग्लोबल लॉकडाउन चल रहा है, किसी चीज का मांग अगर नहीं है तो क्या उत्पादन आदमी करेगा उसका? डेफिनेटली नहीं करेगा। तो देखिए, जब मंदी होगी तो मांग में कमी होगी, परचेजिंग पावर में कमी होगी, तो उस दौरान प्रॉब्लम क्या आएगा कि उस दौरान प्रोडक्शन जो है वो अपने निचले स्तर पर हो जाएगा, और जब प्रोडक्शन निचले स्तर पर हो जाएगा तो रोजगार भी अपने सबसे निचले स्तर पर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात आप? यानी कि ये मंदी एक ऐसी चीज है जो क्या लेकर के आ रही है। मंदी ने जो है प्रोडक्शन कम कर दिया है। मंदी के कारण प्रोडक्शन, मंदी अगर स्थिति है तो प्रोडक्शन कम हो रहा होगा, रोजगार कम हो रहा होगा, लोगों के लाइफ में समस्या यही होगी कि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, उस समय परचेजिंग पावर उनकी कमजोर हो चुकी रहेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब धीरे धीरे स्थिति ऐसी आएगी कि इससे निकलने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये देखिए, ये फिगर मैं बना दे रहा हूं, ये देखिए ऐसे है, इसी पर हमें फिगर दर्शाना है। तो बोलता है कि जब अर्थव्यवस्था यहां की स्थिति में एकदम पहुंच जाए, डिप कर जाए, तो ये आपका डिप्रेशन यानी मंदी है, एकदम डिप कर गई है। लेकिन अब इतना नीचे जा चुकी है जहां से अब नीचे जा ही नहीं सकती। एक होता है ना, आदमी जाते जाते मतलब होता है कि
आपकी बुरी स्थिति होती गई, लेकिन इतनी बुरी स्थिति हो गई कि अब उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, वो होगा तो अच्छा ही होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे लॉकडाउन की स्थिति है, बुरी स्थिति है, अब बुरा होता जा रहा है, एक ऐसी स्थिति आई कि उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है, अब उसके बाद जब होगा तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अब यहां से रिकवर करने का प्रयास करेगी। देखिए ये उठती हुई ऊपर आएगी, इस लाइन को पार कर लिया और ये ऊपर की ओर उठती जा रही है। ठीक, यानी लोगों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। समझ में आ रही बात? लोगों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है, और मांग में बढ़ोतरी हो रही है तो परचेजिंग पावर भी जो है बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं बात आप? अब परचेजिंग पावर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन भी बढ़ रहा होगा और रोजगार भी बढ़ रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? बोलिए। अब देखिए ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा कि लोगों का जो लाइफ है वह अच्छी स्थिति में आ जाएगा। ठीक, और इस स्थिति को रिकवरी का फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकवरी का फेज कहते हैं, हिंदी में इसे प्रतिलाभ कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा हो कि मांग एकदम उच्च स्तर पर पहुंच जाए, मांग एकदम उच्च स्तर पर पहुंच जाए, यानी लोगों का जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो क्षमता है वस्तुओं को, वो काफी इंक्रीज कर जाए, पैसा लोगों के पास काफी ज्यादा आ जाए, तो मांग बढ़ जाए एकदम, तो उसको हम क्या कहते हैं? बूम कहते हैं, उछाल कहते हैं। ठीक है, ऐसे में ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ऐसे में प्रोडक्शन जो है वो अपने चरम पर होगा, अपने चरम पर होगा, जितना प्रोडक्शन हो सकता है उतना होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? और रोजगार उतना होगा जितना हो सकता है, अधिकतम। ध्यान देंगे, यहां को मतलब इस स्थिति को थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, उसको समझिए। बोलता है कि जब मेरा सेंटेंस गौर से सुनिएगा, बोलता है जब मांग इतना बढ़ जाए कि पूर्ति की ही ना जा सके, मांग इतना बढ़ जाए कि पूर्ति की ही ना जा सके, तो जब ऐसा हो जाएगा तो उस वस्तु का दाम आसमान पर चला जाएगा, मतलब बहुत बढ़ जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, कोई चीज आप बाजार में इतना डिमांड है कि बनाने वाले जितनी क्षमता है उतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितने लोगों को लगाना चाहिए उतना पूरा लगा लिए हैं, उसके बाद भी जितना पैदा हो रहा है उससे ज्यादा की डिमांड है, तो क्या होगा पता है? वस्तुओं की कीमत तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब देखिए, जब ऐसी स्थिति होगी तो उसको विक्रेता बाजार नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? विक्रेता बाजार। देखिए, बाजार में क्रेता और विक्रेता होते हैं। अगर बैलेंस है तो ठीक, नहीं तो सामान्यतः बाजार क्रेता बाजार होना चाहिए या बैलेंस होना चाहिए, यानी कि क्रेता और विक्रेता दोनों की परिस्थिति समान होनी चाहिए। लेकिन जब एक की स्थिति बेहद मजबूत हो जाए बाजार में, यानी कि जो बाजारू ताकतें हैं वो बेमेल हो जाए, माने मांग और पूर्ति में मेल ना रह जाए, मतलब ये जितना पूर्ति करना चाहता है, जितना पूर्ति कर सकता है, उससे कई गुना जब दाम बढ़ जाएगा, कई गुना जब मांग बढ़ जाएगी, तो पूर्ति करने वाला मनमानी करेगा, बेचने वाला मनमानी करेगा, मनमाने दाम लगाएगा।
ऐसी स्थिति को हम जो है विक्रेता बाजार कहेंगे। और जब विक्रेता बाजार की स्थापना हो जाएगी तो दुनिया में, मतलब उस समय उस अर्थव्यवस्था में लोगों की हालत बेहाल हो जाएगी। उनके पास पैसा तो होगा, रोजगार भी होगा, लेकिन उस पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उस पैसे से वो चाह करके भी सामान नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि विक्रेता बाजार की स्थापना हो चुकी होती है। यानी कि अर्थव्यवस्था अगर अपने बूम पर हो तो भी खराब है। अगर डिप्रेशन में हो, मंदी में हो तो खराब है ही है, लेकिन अगर बूम कर जाए पूरा तो भी खराब है। क्योंकि जब पूरा बूम कर जाएगा तो फिर बाजार कैसा बन जाएगा? बाजार विक्रेता बाजार की स्थापना हो जाएगी। और जब विक्रेता बाजार की स्थापना हो गई तो उस स्थिति में सारा कुछ डैमेज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चले आगे। आगे बात करता है प्रतिसार की, रिसेशन की। ध्यान देंगे, ये देखिए, ये सबसे निचले स्तर पर था यहां पर, तो उसे हम लोगों ने डिप्रेशन कहा। ठीक, ये जब ऊपर की ओर जाने लगा ऐसे तो इसे हम लोगों ने नाम दिया रिकवरी का। ठीक है, यानी प्रति लाभ का नाम दिया। और जितनी ऊंचाई पर यह पहुंच सकता है, जब यहां पहुंचा अधिक से अधिक ऊंचाई को, तो इसको बूम कहेंगे। ठीक है, जब यहां पहुंचेगा तो फिर कभी न कभी इससे डाउन आएगा, और जब नीचे चलना शुरू करेगा, ये नीचे की ओर जाना शुरू करेगा, तो उसे हम लोग रिसेशन कहेंगे। यानी हिंदी में बात करेंगे तो प्रतिसार कहेंगे। ये नीचे की ओर जा रहा है। इसमें क्या होगा? प्रतिसार में मांग जो है, आप देखेंगे कि मांग घटती जा रही है, मांग घटना शुरू हो गई है। मांग घटना शुरू हो गई तो परचेजिंग पावर भी घटना शुरू होगी, यानी प्रोडक्शन भी जो है घटना शुरू होगा, रोजगार में भी कमी आना शुरू होगा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो यहां पर अगर आप समझें तो कुल मिलाकर के अगर आप ये देख रहे हो यहां पर, तो जैसे बूम के बाद ये इधर जाने लगेगा तो इस परिस्थिति को रिसेशन कहा जाएगा। और जब ये अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा तो फिर इसको क्या कहेंगे? डिप्रेशन कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है कि जब ये ऊपर उठने का प्रयास कर रहा होता है और ऊपर यहां इस लाइन को क्रॉस करने से पहले फिर से नीचे चला जाता है, यानी कि फिर से अर्थव्यवस्था ऊपर उठ रही थी, फिर से नीचे चली गई। तो देखिए, 2 बार अगर ऐसे हो गया तो उसे डबल डिप रिसेशन कहते हैं। डबल डिप मतलब 2 बार डिप कर गई, डबल डिप रिसेशन ये होता है। ठीक है, एक बार आया रिसेशन, ये डिप्रेशन, ये रिकवरी, ये बूम। देश की सबसे अच्छी स्थिति कौन सी मानी जाएगी? रिकवरी की। समझ पा रहे हैं बात आप? तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। इस पर सवाल आपके इसमें है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए, जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हुए बढ़ेंगे, और कोई कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसको हम लोग उसी समय तत्काल चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो जो क्वेश्चन जो है आपको क्विज में दिए गए थे, इसके पहले वाले क्विज में उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज जो क्विज दिया गया है उसका भी डिस्कशन हो जाएगा। चूंकि हो नहीं पाया था इसका, तो कराना आवश्यक था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला जो है, मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में कौन सहायक नहीं है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि
ये मार्केट, मान लो ये मार्केट है, तो बोलता है मार्केट में जो मुद्रा की आपूर्ति है यानी कि जो सप्लाई है उसको अगर कंट्रोल करने की बात आए तो किन चीजों से कंट्रोल, मतलब कौन सी ऐसी चीज है इसमें जो कंट्रोल नहीं कर रही है। ठीक, तो बोलता है कि मुक्त बाजार नीति, दूसरा मुद्रा आरक्षित अनुपात, बैंक दर नीति, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन। ध्यान देंगे मेरी बात कि मुद्रा आरक्षित अनुपात, देखिए आरबीआई है, आरबीआई बैंकों से बोलती है कि अपना कुछ पैसा मेरे पास लाके रख दो। जो पैसा ये बोलती है मेरे पास लाके रख दो वो मुद्रा आरक्षित अनुपात है। यानी कि एसबीआई का पैसा बाजार में जाने से रोकती है, किसके थ्रू, सीआरआर के थ्रू, तो कंट्रोल कर रही है। तो मुद्रा आरक्षित अनुपात ऑप्शन बी गलत हो गया, क्योंकि इससे तो कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बोलता है बैंक दर, बैंक दर नीति, यानी बैंक दर, बैंक रेट। ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये इससे लोन लेने जाएगा, ये किस रेट पर इसे लोन देगा। देखिए, अगर ये 100 रुपया का लोन इसको बोले कि हम आपको 101 रुपए में देंगे, तो ये वाला यहां पर ढेर सारा रुपया डाल देगा, क्योंकि ढेर सारा लोन लेगा और ढेर सारा लोन बाजार में डाल देगा। लेकिन अगर यही आरबीआई यही लोन 101 के बदले 121 रुपए में दे तो ये कम लोन लेगा और यहां पर कम पैसा जाएगा। यानी कि बैंक रेट भी जो है प्रभावित करता है मुद्रा की सप्लाई को। अगला बोलता है मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन। ठीक है, कि कितना, मतलब जो है मिनिमम कितना मार्जिन ले सकते हो। अगर ये मार्जिन इसको मिनिमम, मतलब रिक्वायरमेंट कि ये जनता से कितना मार्जिन ले सकता है, मतलब ठीक, अगर इसमें बदलाव होगा तो भी यहां पर रुपया का सप्लाई कम होगा या ज्यादा होगा। यानी ये तीनों जो है मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण में सहायक है। ठीक है, सहायक कौन नहीं है, मुक्त बाजार नीति। यानी बाजार में चीजों को मुक्त छोड़ दिया जाए तो वह जो स्थिति होती है वह आपकी कैसी होती है, बिल्कुल एकदम मतलब कि मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन बोलता है वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। थोड़ी देर पहले मैंने यहां लिखा था, उसे क्या कहेंगे, मुद्रा स्फीति कहते हैं। ठीक, आगे बोलता है अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति हो। मंदी की स्थिति हो, मंदी की स्थिति मतलब रोजगार में कमी। ठीक, बोलता है वह स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी के भी लक्षण दिखाई दें। सामान्य तौर पर मुद्रा स्फीति जब होगा तब तेजी रहती है। क्यों तेजी रहती है, क्योंकि बाजार में पैसा होता है, लोगों के पास परचेजिंग पावर होता है। लेकिन जब मुद्रा स्फीति हो और साथ में मंदी हो, यानी कि रोजगार में कमी हो रही हो, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा बी फॉर बॉल करेक्ट होगा, स्टैगफ्लेशन। बाकी इन्फ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, सब अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे बोलता है मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी या खूब ढेर सारा उपलब्ध होंगी। तो जाहिर सी बात है मुद्रा स्फीति में बाजार की वस्तुएं जो है वो महंगी हो जाएंगी। ठीक, आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। लगातार बढ़ती हुई कीमत क्या होगी, लगातार बढ़ती हुई कीमत को मुद्रा स्फीति ही तो कहेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 6,
भारतीय मुद्रा कहाँ ग्राह्य है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में भारतीय मुद्रा ग्राह्य है। ठीक, आगे बोलता है कि यदि आपूर्ति के बिना बदले मांग बढ़ जाए तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपूर्ति बदले बिना मतलब ये देखिए, एक आदमी है, आपूर्ति मतलब सप्लाई जो है क्या होता है, देखिएगा, सप्लाई का मतलब होता है कि कोई बेचने वाला कितना बेचना चाहता है। 2 पीस बेचना चाहता है कि 4 पीस बेचना चाहता है कि 10 पीस बेचना चाहता है दिन भर में। ठीक, तो जितना बेचना चाहता है उसे सप्लाई कहेंगे, और खरीदने वाला जितना खरीदना चाहता है उसे डिमांड कहेंगे। ठीक, बोलता है खरीदने वाला ज्यादा खरीदना चाहे और बेचने वाला उतना बेचना ना चाहे जितना खरीदने वाला खरीदना चाह रहा है, तो दाम क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। ऑब्वियस सी बात है कि दाम बढ़ेगा ना भाई, बेचने वाला कम बेचना चाह रहा है, खरीदने वाला ज्यादा खरीदना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति मतलब कि सप्लाई जितनी थी उतनी ही रहे, लेकिन खरीदार जो है ज्यादा खरीदने लगे, डिमांड ज्यादा आ जाए तो उसका दाम बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का ए फॉर एप्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा, यानी कि वह मुद्रा जो उस रूप में, देखिए मैंने आपको बताया था कि मुद्रा का मतलब क्या होता है। मुद्रा का मतलब होता है वह वस्तु, कोई भी वह वस्तु जो आवश्यक, मतलब कोई भी वह वस्तु जो लेन देन में प्रयोग हो रही हो और सर्वमान्य हो, हर कोई उसे मानने के लिए तैयार हो। तो 2 तरह का होता है, एक तो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, और वह मुद्रा जो अपनी साख बना लेती है। ठीक है, जो मुद्रा साख बना लेती है, जैसे आपका सोना हुआ, जैसे चेक हुआ, आजकल जैसे पेटीएम हो रहा है। ठीक है, इनको सरकार नहीं जारी करती है, ये मुद्रा का रूप ले लेती है केवल, लेकिन जो सरकार जारी करती है वह आपकी विधिग्राह्य मुद्रा होती है। ठीक है, तो बोलता है विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी है भारत की, तो रुपया है। ठीक, उसको आपको पता ही होगा है? आगे क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है सही कथन। देखिए टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इस क्वेश्चन नंबर 9 में एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, बस उसको फटाफट मतलब 1 मिनट के अंदर अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो फिर टॉपिक आएगा, फिर कभी इस पर जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं और डिटेल में इसको आपको समझाऊंगा। बस आज यहाँ पर समय की कमी होने के कारण मैं बेहद कम समय दे रहा हूं। देखिए, अगर ये कोई देश है, ठीक, ध्यान देंगे, इस देश में जो मुद्रा, जिस मुद्रा की उपलब्धता कम हो, ठीक, जो उपलब्धता कम होगी वो क्या कहलाएगी, हार्ड करेंसी कहलाएगी। समझ में आ रहा है? और जो मुद्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी, खूब मात्रा में उपलब्ध होगी, मतलब ढेर सारी होगी, उसको जो है हम लोग यहां पर हार्ड करेंसी के बजाय उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। क्या कहेंगे, सॉफ्ट करेंसी कहेंगे। जैसे भारत में रुपया खूब उपलब्ध है तो उसे सॉफ्ट करेंसी कहेंगे, और डॉलर नहीं है, कम है, तो उसे हार्ड करेंसी कहेंगे। तो भारत के संदर्भ में डॉलर हार्ड करेंसी है और रुपया सॉफ्ट करेंसी है। समझ पा रहे हैं बात? यही डॉलर जब पलायन करने लगता है, मतलब अचानक से कुछ कारणों से, वो मेरे पास समय नहीं आज, कभी बताऊंगा आपको, कि यही जब पलायन करने लगता है, किसी और देश को जाने लगता है, तो जब ये इस देश से पलायन करता है तो इसे हॉट करेंसी कहते हैं। ठीक है, और इसके पलायन करने से ये जो रुपया है वो हीटेड हो जाता है, हीटेड करेंसी हो जाती है वो, मतलब वो उष्मित हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है। क्यों ऐसा होता है उसके पीछे पूरा डिटेल लॉजिक है,
बस यहां इतना समझिए कि जो पलायन कर रहा है वो हॉट, जो देश की मुद्रा है वो हीटेड। ठीक है, इसे हार्ड करेंसी हॉट हो जाती है, सॉफ्ट करेंसी हीटेड हो जाती है। ठीक है, बताएंगे किसी दिन कि ये क्या है वास्तव में डिटेल में। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। तो आप देखिए पहला लाइन एकदम सही है। दूसरा बोलता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। बिल्कुल सही, जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा होगी वही तो कम उपलब्ध होगी। आगे बोलता है क्वेश्चन लाइन नंबर 3 वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है वह हार्ड करेंसी नहीं कहलाती, वह हार्ड करेंसी कहलाती है बोल रहा नहीं, वो तो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। तो तीसरा गलत है। चौथा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। बिल्कुल सही, जो ज्यादा रहेगा मांग की तुलना में उसे तो सॉफ्ट कहेंगे ही। ठीक है, तो 1 2 4 सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सरकार द्वारा पुरानी प्रणाली को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाएगा? आप देखिए मुद्रा मतलब सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाने की स्थिति को विमुद्रीकरण कहते हैं। ठीक, आगे बोलता है बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो माल्थस थे। ठीक है, आगे मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 मुद्रा संकुचन कब होता है? तो 12 में देखिए बोलता है मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी हो जाए, निर्यात की तुलना में आयात में कमी हो जाए। निर्यात की तुलना में आयात में कमी होगी तो मुद्रा संकुचन नहीं होने वाला है। ठीक है, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा पूर्ति में कमी हो जाए, नहीं। बेसिकली मुद्रा पूर्ति की तुलना में जब माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी आती है तो उसी को हम लोग मुद्रा संकुचन कहते हैं। डिटेल में इसको और कभी पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है? देखिए जो गरीब अविकसित देश है, हम लोग जैसे भारत देश जैसे जो है उनको लोग जो है तो क्या कहते थे? तीसरी दुनिया कहते थे। ठीक है, तो उसे अविकसित तथा विकासशील देशों के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 इंडोनेशिया का मुद्रा कौन है? ठीक है, हमारा रुपया है, उनका रूपिया है, रुपया। ठीक, हमारा रुपया है, उनका रूपिया है। अगला है भारत में सिक्का कहाँ बनाया जाता है? देखिए भारत में टकसालें हैं, 4 टकसालें हैं। ठीक है, उन 4 टकसालों में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कोलकाता आ रहा है। कोलकाता इसमें यहाँ पर 4 टकसालों में से कोलकाता दिया हुआ है, तो सिक्का इन 4 में से कहाँ बनेगा? कोलकाता में बनेगा। तो इस तरह ये जो आपके 15 क्वेश्चन थे, इन 15 को जो है मैं समाप्त करता हूँ और आप बने रहिए। आपका जो हैशटैग नौकरी टाइमलाइन जो शुरू आपको करने जा रहे हैं उसको जो है आप तुरंत जो है बने रहिए उसको देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू।